हमारा हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अभी, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर करके हमारा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। होता क्या है ट्रांसफॉर्मर? देखिए, इट इज अ डिवाइस, it is a device used to increase or decrease the AC voltage by using the concept of mutual induction. By using the concept of the mutual induction. ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको समझते हैं। बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे पास ऐसे एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे बेटे ऐसे कॉइल होती है और यहाँ पे तुम बोलते हो कि यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस लगी होती है जिसका नाम RL लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं और यहाँ पे एक तरह से तुम्हारे पास आउटपुट है। तो ये बेसिकली फ्लक्स होता है जो लिंक्ड होता है, ऐसे करके फ्लक्स जो होता है लिंक्ड होता है। जो इनपुट जहां पे तुम इनपुट लगाते हो उसका नाम तुम प्राइमरी कॉइल रखते हो, जहां पे आउटपुट लेते हो उसका नाम तुम सेकेंडरी कॉइल रखते हो। सेकेंडरी कॉइल इसका नाम रखते हो। तो प्राइमरी कॉइल में तुम ये बोलते हो EP will be the primary voltage, IP will be the primary current, NP will be the number of turns of primary. और सेकेंडरी में तुम क्या बोलते हो कि ES as secondary voltage, IS as secondary current, NS as the secondary number of turns। और ये जो फ्लक्स लिंक्ड है वो phi which is a function of time है, टाइम के साथ साथ ये वेरी कर रहा है। तो जो तुम प्राइमरी का टोटल फ्लक्स लिखोगे तो वो आएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इनटू द फ्लक्स लिंक्ड, या फ्लक्स जितना फंक्शन ऑफ टाइम के साथ उसमें है। और यही जब तुम फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिखोगे तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इनटू द वेरिएशन इन द फ्लक्स, क्योंकि ये फाई सेम रहेगा, वेरिएशन दोनों का एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू सेम रहेगा। तो बाय फैराडे लॉ EMF क्या होता है तुम्हें पता ही है, d बाय dt होता है। तो यहीं से तुम क्या लिखोगे, EP एज d∅p बाय dt। अब d∅p कितना आएगा, NP इंटू d∅ बाय dt। सिमिलरली ES कितना आ जाएगा, d∅s बाय dt। और ये किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी
इंटू d∅/dt। ये दोनों चीजें तो सेम ही है, आपस में इनका कंपैरिजन कर लोगे, हमारे पास आ रहा है EP/ES एज NP/NS, एज द NP/NS। ये रिजल्ट आ रहा है इसका रिजल्ट, तो इसको बोल देते हैं। और एक चीज याद रखना, NS/NP is called K is called as the transformation ratio, it's called as the transformation ratio। इसके बाद हमारे पास आता है पावर रिलेशन इन ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो हम लोग ये बोलते हैं, पावर रिलेशन में ये बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर of the primary coil is EP/IP and instantaneous power of the secondary coil is ES/IS। और हम ये बोलते हैं बेटा, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर power of the primary and power of the secondary are equal, so EP/IP is ES/IS। This implies EP/ES is IS/IP। इसको याद रखो, कॉन्सेप्चुअली याद रखो, तो ऐसे याद रखना, ES/EP is IP/IS is NS/NP, क्योंकि NS/NP is called as the transformation ratio। इसको याद रखना। और यहां पे एक चीज को नोट भी रखना, इफ वी हैव द पावर लॉस, अगर हमारे पास पावर लॉस होगा एज ए PL, देन प्राइमरी में से जितनी पावर, क्योंकि प्राइमरी ने पावर को जनरेट करना है, उसमें से तो PL को माइनस कर दो, जो लॉस पावर होगा, तो वो बेसिकली सेकेंडरी पावर के बराबर आएगा, क्योंकि लॉस तो किसमें होने वाला है, प्राइमरी में। क्लियर हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद तुम्हारे पास आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब आ गया टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखिए, हमारे पास हम ये बोलते हैं कि बेस्ड ऑन output voltage in the secondary coil, these are of two categories,
these are of two categories. ये दो कैटेगरीज के आते हैं. दो कैटेगरीज के आते हैं. कौन कौन से? एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन. स्टेप अप में क्या होता है? सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होती है. इसमें सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से कम होती है. तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम होगा. इसमें करंट सेकेंडरी में कम होगा और प्राइमरी में ज्यादा होगा. इसमें करंट सेकेंडरी में ज्यादा होगा. उल्टा होता है ना ये, इस वजह से. तो ये चीजें ट्रांसफार्मर में रहती हैं. स्टेप अप स्टेप डाउन. मतलब जैसे टर्न्स के बारे में बोला जा रहा है ऐसे ही टर्न्स आ गई और एक ये वाला आ गया. ऐसे करके भी ट्रांसफार्मर को हम दिखा देते हैं ऐसे. तुम देख रहे हो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है. और अगर प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा सेकेंडरी की कम तो वो बेटे हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है. वोल्टेज कम हो जाती है. कहने का मतलब ये है जो आउटपुट वोल्टेज आती है वो कम हो जाती है. ये जबरदस्त चीज है, तुम्हें याद रखनी है. ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये सब कुछ. देखिए और एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं इसमें एफिशिएंसी. इट इज ईटा. बेसिकली बेटे ये क्या होता है? सेकेंडरी आउटपुट. बेसिकली एफिशिएंसी होता क्या है? हमेशा आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100. अब आउटपुट जो होती है वो क्या आता है? ES/IS बाय EP/IP इनटू 100. और तुम्हें पता है आइडियल में तो ये 100% होगा, पर प्रैक्टिकली हमारे पास पावर लॉस होगा. तो पावर लॉस की वजह से सेकेंडरी का पावर हमेशा कम रहेगा. अब इस वजह से हमारे पास ट्रांसफार्मर में कुछ एनर्जी लॉसेस भी होते हैं. सबसे पहला होता है जैसे फ्लक्स लीकेज. लीकेज ऑफ द फ्लक्स. ये जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम लिंक्ड नहीं होता. प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में फ्लक्स लिंकेज नहीं होता. नॉट linked fully between the primary and the secondary. And to minimize this effect, we use the soft iron core. क्योंकि तुम्हें पता है सॉफ्ट आयरन कोर इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. तो इस वजह से वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइन कर लेता है. इसलिए
सेकेंड इसमें रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग, बाइंडिंग की रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली बाइंडिंग इन द रेजिस्टेंस क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस का मतलब हीट के बारे में बात करोगे, उसका मतलब हो गया कि ये आई स्क्वायर आर टी होगा। सो टू मिनिमाइज दिस एनर्जी हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। उसकी वजह से हम लोग यूज कॉपर वायर यूज करते हैं, जो कि थिक वायर होती है, क्योंकि एरिया ज्यादा, थिक का एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। बताइए ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई we will use on that side, वहां पे यूज करेंगे ये where करंट इज हाई, जहां पे करंट आई है। अब देखो ऊपर, इसमें स्टेप अप में प्राइमरी में करंट ज्यादा है, तो यहाँ पे प्राइमरी वाली साइड थिक कॉपर वायर यूज करोगे, और स्टेप डाउन वाले केस में सेकेंडरी में ज्यादा है, तो थिक कॉपर वायर तुम सेकेंडरी में यूज करोगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब इसके बाद एक आता है हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस। तुम्हें पता ही हिस्टेरेसिस लॉस तुम्हें मैग्नेटिज्म में करवाया था। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? जहां पे तुम्हारे पास हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? जहां पे तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिवली तुम उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो उसकी वजह से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने की वजह से, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने की वजह से चेंज होता शुरू होता है। ठीक है, मतलब हीट प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट है तुम्हारे पास, जिसकी में इसका डायरेक्शन चेंज करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कॉन्टिन्यूसली रहेगा। तो तुम्हारे पास एक तरह से कॉन्टिन्यूस क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर से रीमैग्नेटाइजेशन। याद है ना? इन ऑपोजिट सेंस, याद है ना बेटा? ऐसे करके था ना, ऐसे पहले फुली मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर इसको खत्म कर दिया, फिर रिवर्स साइड में पोलराइजेशन की, फिर ऐसे इधर इधर ऐसे। तो ये चीज रहा। तो तुम्हें पता ही है ये जो होता है एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, ये तुम्हें क्या बताता है? एनर्जी लॉस के बारे में बताता है। तो जिसका एरिया ज्यादा उसका एनर्जी लॉस ज्यादा। तो तुम्हें उस दिन याद है मैंने करवाया था कि सॉफ्ट आयरन कोर का एरिया कम होता है, मतलब इट इज हैविंग द वेरी स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस। इसका बहुत स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस होता है, आई मीन वेरी स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस, वेरी स्मॉल। ठीक है ना? मतलब कोई भी आपको ऐसा मटेरियल नहीं यूज करना है जिसका हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा हो। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या होता है? एरिया, इसका एरिया ज्यादा हो।
एक हमारे पास और होता है बेटे, इसका नाम होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। एडी करंट्स क्या होते हैं? एडी करंट्स मैं तुम्हें अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ये बेसिकली इंड्यूस्ड करंट्स होते हैं, और जहां पे करंट आ गया वहां पे हीट लॉस तो होना ही है, यही चीज आ गई। बेसिकली इसमें क्या बोलते हैं कि हम लोग इसमें ये बोलते हैं कि जो करंट होता है इट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है चेंजेस कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से ही फील्ड चेंज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करता है, और इसी की वजह से तुम्हारे पास क्या आता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, रेजिस्टेंस होगी, तो वहां पे फॉर श्योर तुम्हारे पास क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट होगा। तो यहां पे अगर तुम्हारे पास इसमें वायर है, सिंपल एक वायर है, तो वो तो एक सिंपली इंड्यूस करंट रहेगा उसमें। या अगर कोई कॉपर का शीट आ गया, ऐसे कॉपर का शीट आ गया, और इस कॉपर के शीट में तुम्हारे पास यहाँ पे एडी करंट्स बनते हैं। वो मैं बाद में बताता हूँ ऐसे क्यों बनते हैं। पर एडी का मतलब समझ लो व्हर्लपूल जैसे होता है, जैसे पानी होता है ना, पानी कभी आपने देखा होगा, जैसे पोल में कहीं पे भी तो क्या होता है, या कभी तुमने वॉश बेसिन जो होता है वहां पे पानी ब्लॉक कर दो और उसको फिर छोड़ दो, तो क्या होता है? पानी ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमता है और फिर नीचे चला जाता है, तो ये रोटेशन में आ जाता है। रोटेशन, यही बेसिकली ये जो रोटेशन आ गई उसी का नाम तुम एडी करंट रखते हो। तो हम लोग यही बोलते हैं कि यही जो ड्यू टू द एडी करंट्स आर नथिंग बट द इंड्यूस्ड करंट। So due to the eddy currents तुम्हारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जहां पे भी हीट प्रोड्यूस है वो लॉस ऑफ एनर्जी है। सिंपल सी बात है। एज कोर मटेरियल हैज द रेजिस्टेंस, एज द कोर मटेरियल इज हैविंग द रेजिस्टेंस, क्योंकि कोर मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है। और अगर तुम चाहते हो तो इसको मिनिमाइज किया जाए, हम लोग हमेशा लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं with the insulating liquid in between. ठीक है, क्योंकि ड्यू टू दिस जो इफेक्टिव पाथ रहता है जिसमें करंट जाना है, इफेक्टिव पाथ ऑफ एडी करंट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अदरवाइज कभी वही होता है जो बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसके अंदर ऑयल भी होता है, कॉपर की वायर होती है, और शीट्स होती हैं, शीट्स के बीच में गैप होता है, उसमें ऑयल डाला होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल जिसको। वो सारी चीजें क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर चलेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो बस्ट कर सकता है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड कोर और ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें बेसिक्स जो है
एडी करंट का वो बताने लगा हूं। एडी करंट का बेसिक्स मैं तुम्हें बताने लगा हूं, ठीक है। देखो क्या होता क्या है इसमें, होता क्या है कि these are the localized current induced in a metal body due to relative motion between a metal body and the magnetic field। इसकी वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे तुम्हें याद होगा, जैसे ये कोई रीजन है जिसमें इनवर्ट फील्ड है और एक ये फ्रेम है जिसको तुम वी वेलोसिटी के साथ लेके जा रहे हो और करंट ऐसे फ्लो करता है। अब ये रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है। लेकिन अगर इसी की जगह पे तुम एक इनवर्ट फील्ड यूज करते हो और एक शीट यूज कर लेते हो ऐसे, जिसको तुम इधर को वी वेलोसिटी के साथ लेके जा रहे हो, तो एडी करंट तो इसमें ऐसे प्रोड्यूस होगा प्लस कोर में भी एडी करंट्स आ जाएंगे। समझ गए ना, कोर में भी एडी करंट्स आ जाएंगे। समझ गया बच्चों। मतलब ये एक हमारे पास एक सॉलिड मेटल शीट है, हमारे पास ये एक सॉलिड मेटल शीट है। तो याद रखिए हमेशा। और हम लोग ये बोलते हैं कि एडी करंट्स हैव टू मेजर इफेक्ट्स। इसके दो मेजर इफेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक मैं बता चुका हूं, हीट डिसिपेशन, और दूसरा है ब्रेकिंग एक्शन ऑन मोशन ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर को रोकने का काम करता है। हमेशा इसको याद रखना। ठीक है, इसकी एक जबरदस्त एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं, जबरदस्त एग्जांपल्स होती हैं, जबरदस्त एग्जांपल्स होती हैं कि तुम्हारे पास एक जैसे एक फ्रीली सस्पेंडेड शीट है, शीट है ये, ठीक है, और इसको तुम ऑसिलेट करवा रहे हो ऐसे। अब क्या किया तूने कि इस शीट के केस में तुमने एक बाहर मैग्नेट्स लगा दिए, नॉर्थ है साउथ है, तो ऐसे आ गया। और इसमें ये शीट है, पर तूने थोड़ा सा स्मार्टनेस किया, ये शीट जो थी बेटे तूने ऐसे लगा दी, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब बोला गया कि इट इज मेड टू ऑसिलेट, ये इट इज मेड टू ऑसिलेट,
इसको टाइम लगा t1 और इसको टाइम लगा t2 टू स्टॉप। तो बताना है दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, t1 ज्यादा होगा कि t2 ज्यादा होगा, ये बताना है। बताओ बेटा। हाँ, तो देखो सीधी सी बात है, इसमें तुम देख पा रहे हो इसका ये एरिया है और इसमें ये वाला एरिया है। तो तुम देखोगे एडी करंट्स तो दोनों में बनेंगे, पर इसमें जो फ्लक्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसका एरिया कम है। यहाँ पे तुमने कट कर दिया ना इसको, पोर्शन को, तो इस वजह से T1 will be less than T2 because the strong eddy currents are produced in one, तो इस वजह से वो पहले स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है बेटे कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग। मैग्नेट ब्रेक कैसे लगाते हैं, मैग्नेट ब्रेक कैसे लगाते हैं? तुम इसमें क्या बोलते हो कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कोई मेटल है और ये जो मेटल है ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा के साथ, ओमेगा के साथ, और तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इतने से रीजन में, इस छोटे से रीजन में तुमने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, ये इतने से रीजन में। तो हुआ क्या, हुआ क्या, जब ये ऐसे घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें, इस रीजन में तुम्हारे पास एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और वो एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, देखो, क्योंकि ये जब ऐसे घूम के इधर से बाहर जाएगा तो ये इसको स्टॉप करना चाहेगा। अगर ये स्टॉप करना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तुम्हारे पास इनवर्ड फील्ड है, इस रीजन में तुम्हारे पास इनवर्ड फील्ड है, तूने अप्लाई किया हुआ है, बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। अब जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो क्या होगा, इसमें स्मॉल एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज ये तो रोटेट कर रहा है। और वो एडी करंट्स क्या करेंगे कि ये रोटेट ना करे, कम करे, स्लो करे, ब्रेक लगा दे। तो ऑब्वियस ही बात है तुम सेंटर के हिसाब से जब देखोगे तुम्हें इस पे फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। अब तुम जब बोलोगे सर फोर्स इधर लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है करंट की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, ऐसे नीचे को आनी चाहिए करंट की डायरेक्शन। और ये एडी करंट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे रीजन में ऐसे करके लूप्स बन जाएंगी, सारे के सारे रीजन में, छोटे छोटे रीजन में लूप्स बन जाएंगी और सभी में करंट की डायरेक्शन नीचे को आएगी। अब तुम देख पा रहे हो करंट नीचे को आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो तुमको याद होगा मैंने फोर्स करवाया था, फोर्स इस पे किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स पीछे को लगेगा। अब जब ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है सेंटर के हिसाब से फोर्स इधर लगेगा, तो एक तरह से इसके ऊपर ये टॉर्क लगेगा, तो ये टॉर्क इसको क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा और फाइनली इसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट।
अच्छा, एक चीज तो हम इसमें एक इंडक्शन फर्नेंस करके भी आता है, एक एग्जांपल, ठीक है। और भी काफी मेडिकल एड्स में भी यूज कर देते हैं एडी करंट्स, कईयों को जैसे हीटिंग इफेक्ट देते हैं कुछ ऐसा। ये चीजें तुम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ सकते हो कहीं से भी, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये तुम्हारे पास था एडी करंट्स के रिलेटेड सब कुछ जो तुम्हें सीख लिया, समझ लिया, ठीक है। सो आई थिंक दिस चैप्टर इज नो मोर नाउ, इट्स फिनिश्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी आ जाता है, फेमस क्वेश्चन होता है कि 220 वोल्ट डीसी एंड 220 वोल्ट एसी which is more dangerous? कौन है ज्यादा डेंजरस इसमें? which is more dangerous? तुम बोलते हो कि सर जो डेंजरस है ज्यादा वो कौन है? वो है 220 वोल्ट एसी, बिकॉज कभी भी ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट में कभी वैल्यू दी जाए तो वो हमेशा आरएमएस होती है, हमेशा। तो तुम्हें पता है कि आरएमएस वैल्यू, जब वोल्टेज की तुम आरएमएस वैल्यू की बात करते हो तो वो होती है पीक वैल्यू बाय स्क्वायर रूट 2। अब ये 220 वोल्ट ई नॉट निकालना है और ये स्क्वायर रूट 2। ई नॉट का जो वैल्यू आता है पीक, 220 स्क्वायर रूट 2 अराउंड अबाउट 311 नियरली वोल्ट के बराबर होती है। मतलब ये 220 वोल्ट डीसी है और ये इसका पीक वैल्यू 311 वोल्ट है। इस वजह से बोलते हैं कि तुम्हारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और एक चीज ये भी याद रखो कि वी कैनॉट यूज डीसी इक्विपमेंट्स टू मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, कभी नहीं यूज करते इसको। क्यों? क्योंकि डीसी करंट में, क्योंकि जो डीसी इक्विपमेंट्स होंगे उनमें हमेशा एवरेज वैल्यू 0 आएगी। क्योंकि एसी क्या होता है, एक पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव साइकिल उतना नेगेटिव साइकिल। तो नेट साइकिल का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। नेट साइकिल का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस वजह से तुम उसको यूज नहीं करते हो, तुम उसको यूज नहीं करते हो। और फिर यूज क्या करते हैं हम लोग? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्योंकि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से तुम एक आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो हीट निकाल के, और जब तुम आरएमएस निकाल दोगे तो उसका पीक वैल्यू निकाल दोगे। तो तुम्हें हमेशा याद रखना, ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज में 3 वैल्यूज तो होती है तुम्हारे पास, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इसका नाम वर्चुअल वैल्यू भी होता है, इफेक्टिव वैल्यू भी होता है, कुछ भी लिख देते हैं, इफेक्टिव, वर्चुअल, आरएमएस, और एक एवरेज वैल्यू। तो हमेशा याद रखो हम लोग ये वैल्यूज को यूज करते हैं ज्यादातर। तो ये वाला वैल्यू सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन चार्ज के लिए होता है, पर जनरली कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए ऑल्टरनेटिंग करंट का तो यही वर्ड यूज होता है। और ये भी याद रखो हमेशा, न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हें कभी कभी ये वैल्यू ऐसे दी होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और EMF इज इक्वल टू 10 sin 100 पाई टी, कुछ ऐसा। इन दोनों में फर्क देखो। कभी क्वेश्चन अगर ऐसे दिया गया है तो समझो ये हमेशा आरएमएस वैल्यू दी गई है, और नो डाउट ये फ्रीक्वेंसी दी गई है।
और यहाँ पे अगर ऐसे दे दिया गया है तो नो डाउट ये तुम्हें ई नॉट दे रखा है और ये ओमेगा दे रखा है, हमेशा याद रखना। अगर तुम इस हिसाब से निकालोगे तो आरएमएस लिखा है तो तुम लोग आरएमएस करंट ही निकालने वाले, याद रखना ये। अगर तुम पीक वैल्यू को यूज करके यूज कर रहे हो तो तुम हमेशा पीक करंट ही निकालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये समझने के लिए, ठीक है? ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ऑल्टरनेटिव करंट का जो टॉपिक है ये खत्म हो गया है हैप्पीली। अब हम लोग 1 से 2 दिन लगाएंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और उसके बाद हमारा नया चैप्टर जो है, छोटा सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके, हम लोग उसको शुरू करेंगे, और बाद में रे ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो ओके बच्चों, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू बच्चों, कोई डाउट और क्वेरी है तो बता दो।